जय हिंद दोस्तों, मैं शिफा खान स्वागत करती हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। और आशा करती हूं कि आप सब अच्छे से पढ़ रहे होंगे और हमारा सेशन कंटिन्यू चलेगा। ये टेंशन ना लें, बहुत सारे बच्चों के मैसेज आते हैं मैम सेशन को कंटिन्यू रखना, पॉलिटी कंप्लीट ही कराना। कंप्लीट ही कराएंगे, ठीक है। तो हम कहाँ तक चल रहे थे पॉलिटी में? देखो, हमने आर्टिकल 118 यानी कि 118 और 119 से रिवाइज़ करते हैं, क्योंकि 118 और 119 में हमने क्या पढ़ा था? इसमें रूल्स ऑफ प्रोसीजर यानी कि संसद के रूल्स थे, किस तरह से अपने काम को प्रोसीड करेंगे। तो उसके लिए वो समितियां बनाते हैं, क्या क्या उसमें प्रस्ताव आते हैं, तो सारे प्रस्ताव, सारी समितियां सब हमने पढ़ लिया था, है ना। इससे मैंने आपसे क्वेश्चन भी पूछे थे, तो किन किन बच्चों ने सही आंसर दिए। क्वेश्चन था कि एक तो मैंने जॉइंट सेशन से ही पूछा था, है ना, जॉइंट सेशन से ही क्वेश्चन पूछा था। एक सेकेंड में देखती हूँ कि इन बच्चों ने आंसर सही दिए। एक तो नाम याद है मुझे, हरेंद्र दास का, वो बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, बहुत सारे मतलब सभी आंसर अच्छे देते हैं, बिल्कुल फुल डिटेल में। एक है प्रतिमा यादव और एक शुभम कुमार, वो भी सभी आंसर्स देते हैं। मेगा मार्ट आप अपना नाम लिख देना। हाँ, मैंने पूछा था कि जो प्राक्कलन समिति है यानी एस्टिमेट कमेटी है, प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन किसे कहा जाता है? प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन किसे कहा जाता है? तो बच्चों ने सही आंसर दिए हैं, लोक लेखा समिति को, क्योंकि प्राक्कलन एस्टिमेट ये बनाएगी, इसकी रिपोर्ट ये चेक करेगी। किसको कहा जाता है? लोक लेखा समिति को, लोक लेखा समिति। दूसरा क्वेश्चन था कि लोक लेखा समिति का अध्यक्ष कौन होता है? कौन होता है? विपक्ष का नेता, विपक्ष का नेता, ठीक है। क्या होता है? अध्यक्ष होता है ये। लोक लेखा समिति का अध्यक्ष कौन होता है? विपक्ष का नेता। क्लियर? तो ये मैंने आपको बता दिए। और कौन कौन थे? प्रतिमा यादव मैंने आपको बता दिया, हरेंद्र दास बता दिया, नीरज, पंकज, कई सारे हैं, ठीक है। तो ये सब इन बच्चों ने आंसर ठीक दिए। तो ऐसे ही चलते रहें, अच्छे से पढ़ते रहें। तो आगे चलते हैं, हम इससे आगे रिवाइज़ करते हैं, क्योंकि मैंने आगे तक पढ़ा दिया था लास्ट में, फिर मैं आपको कोई क्वेश्चन दूंगी। हाँ, तो 118 119 क्लियर। इसके बाद 120 से हमने कल पढ़ाया था। तो आर्टिकल 120 में क्या है? संसद की भाषा, संसद की भाषा। तो भाषा कौन कौन सी यूज़ करेंगे? या तो वो हिंदी करेंगे या फिर इंग्लिश करेंगे। अदर कोई लैंग्वेज यूज़ करनी है तो लोकसभा के सदस्य हैं तो लोकसभा अध्यक्ष से परमिशन लो, राज्यसभा के सदस्य हैं तो सभापति से परमिशन लेनी पड़ेगी। आर्टिकल 121 और 122, आर्टिकल 121 और 122 को मैंने कहा था कि पेयर में याद करना है। पहला क्या है कि संसद जो होगी सुप्रीम कोर्ट के काम में दखलंदाजी नहीं करेगी, है ना। लेकिन अगर उन्हें कोई दिक्कत है सुप्रीम कोर्ट के जजों से तो जज पे वो महाभियोग लगा सकती है। लेकिन ऐसे नहीं कि भैया तुम उनके जो उनके रूल्स हैं उन्हें बनाएं या फिर उनके किसी काम में दखलंदाजी करें, ऐसा नहीं करेगी, ठीक है। वो आज़ाद हैं, अपने रूल्स अपने तरीके से वो कर सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर वो कुछ ऐसा करते हैं कि हाँ वाकई में लगे कि वो काम गलत कर रहे हैं तो उस पर संसद महाभियोग लगा सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे दिया गया है कि संसद के हाथ में किसकी दे दी? संसद के हाथ में सुप्रीम कोर्ट की लगाम है एक तरह से। इसमें इसका उल्टा है कि सुप्रीम कोर्ट भी क्या करेगी? सुप्रीम कोर्ट भी संसद के कामों में दखलंदाजी नहीं करेगी। लेकिन अगर संसद कोई ऐसा कानून बना दे, अगर संसद कोई ऐसा कानून बना दे जो संविधान के विरुद्ध हो या फिर भारतीय जनता को उसका नुकसान हो उसके, है ना, तो उस कानून को सुप्रीम कोर्ट रद्द कर सकता है। फिर मैंने ये पूछा था आपसे कि ये जो है कि ये रद्द कर सकता है, ये किस आर्टिकल के तहत वो रद्द कर सकता है? इसमें तो ये है आर्टिकल 122 में कि सुप्रीम कोर्ट संसद के कामों में दखलंदाजी नहीं करेगी, है ना। लेकिन कानून वो ख़त्म कर सकते हैं अगर संसद को ऐसा कानून बनाए। तो एक बच्चे ने कोशिश की थी, है ना, क्योंकि मैंने हिंट दिया था आपको कि फंडामेंटल राइट से रिलेटेड है, तो उन्होंने बताया, हरेंद्र दास, आई थिंक 32 आर्टिकल बताया, है ना। इसमें क्या है? आर्टिकल 32 को हम क्या कहते हैं? संवैधानिक उपचार का अधिकार। इसी में रिट है ना, इसी में क्या है? रिट है। यही आर्टिकल ऐसा है कि मौलिक अधिकारों को मौलिक अधिकार बनाने वाला मौलिक अधिकार है। कौन? आर्टिकल 32, ठीक है। लेकिन इसका आंसर ये नहीं है भाई ये किसके लिए है, ये तो सिर्फ मौलिक अधिकार के लिए है।
आर्टिकल 32 सिर्फ मौलिक अधिकार के लिए। आर्टिकल 32 मैं आपको सीधी भाषा में बताऊं, ये हमें अधिकार देता है कि अगर हमारे मौलिक अधिकार को, हमें अपने फंडामेंटल राइट नहीं मिल रहे, है ना, किसी भी तरह से वो उनका हनन हो रहा है या फिर किसी भी तरह से हम नहीं मिले, तो क्या करेंगे हम, आर्टिकल 32 के तहत हम सीधे कहाँ जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। तो सिर्फ और सिर्फ किसके लिए, फंडामेंटल राइट्स के लिए। लेकिन यहाँ पे हर किसी कानून के लिए है, अगर संसद कोई ऐसा कानून बनाती है। तो ये था आर्टिकल 13। आर्टिकल 13 भूल गए, स्टार्टिंग में पढ़ाया था। 13 को क्या कहते हैं, अल्पीकरण। अल्पीकरण 13 को क्या कहते हैं, अल्पीकरण करता है। यानी कि कोई भी ऐसा कानून जो पहले बन चुका हो या बाद में बन रहा हो, संसद उसको सुप्रीम कोर्ट उसको रद्द कर सकता है। किसके लिए, आर्टिकल 13 की वजह से। ठीक है, आर्टिकल 22 तक समझ आ गई, 122 तक। अब आ जाओ आर्टिकल 123। 123 आर्टिकल 130 1 2 3। आर्टिकल 123 में क्या है, ऑर्डिनेंस, यानी कि अध्यादेश, राष्ट्रपति का अध्यादेश। अब अध्यादेश से जुड़ी बहुत सारी बातें थी, क्योंकि इससे क्वेश्चंस आते हैं। अध्यादेश से जुड़ी बातें क्या क्या हैं, कि ये चाहिए तो आपको बताना है, मैंने तो पढ़ा दिया ना, ये आपको बताना है, क्वेश्चन बताना है कि जो राष्ट्रपति, पहली बात तो ये एक अस्थायी कानून होता है ना, ये एक अस्थायी कानून है। मैक्सिमम अधिकतम कितने महीने के लिए ये क्या रहेगा, लागू रह सकता है ना। क्वेश्चन आपको बताना है कि जो संसद है, संसद कितने दिन में अनुमोदन करेगी, अधिकतम है ना, कम में भी, संसद अधिकतम कितने दिनों, भाई दिनों, कितने दिनों में अनुमोदन करेगी, तभी तो परमानेंट कानून बनेगा, वरना परमानेंट कानून रहेगा ही नहीं। वो तो 6 महीने के बाद, मैक्सिमम 6 महीने का टाइम होता है किसी भी अध्यादेश का, क्योंकि किसी भी 2 सेशन के बीच अधिकतम 6 महीने का गैप हो सकता है। तो जैसे ही सेशन स्टार्ट होगा, सेशन स्टार्ट होने के बाद कितने दिन के अंदर उसको अप्रूव करना है, अप्रूव कर देती है तो परमानेंट कानून बन जाएगा, अप्रूव नहीं करती है तो वो खुद से ही रद्द हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये आपको बताना है कि कितने दिन में करेगी। क्लियर, और क्या इससे, और तो कुछ ऐसा है नहीं इसमें, इतना डीप कोई है ना, और तो सारी चीज़ें पता है कि आर्टिकल 123 समझ आ गया। आर्टिकल 124 चलते हैं। आर्टिकल 124, आर्टिकल 124 में क्या था, सुप्रीम कोर्ट स्टार्ट हो जाता है यहाँ से। आर्टिकल 124 में क्या है, सुप्रीम कोर्ट का गठन, सुप्रीम कोर्ट का गठन। अब सुप्रीम कोर्ट के बारे में मैंने बताया था कि पहले सुप्रीम कोर्ट का गठन कब हुआ था, 1950 में, 1950 में। तब सुप्रीम कोर्ट में 7 जज थे, आज के टाइम पे कितने, 34 हैं। 33 तो अन्य न्यायाधीश है ना, और एक होते हैं मुख्य न्यायाधीश, तो 33 + 1 करके याद रखो इसको। अब इसमें मैंने बताई थी फिर योग्यताएं, क्या योग्यता होनी चाहिए सुप्रीम कोर्ट के जज की। तो सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए हाई कोर्ट में मिनिमम कम से कम 10 साल तक वकील रहा हो, या फिर हाई कोर्ट में कम से कम 5 साल तक जज रहा हो। तीसरी योग्यता क्या थी, तीसरी योग्यता थी कि राष्ट्रपति की नज़र में क्या हो, कानून का जानकार हो। अब आपको क्वेश्चन बताना है कि राष्ट्रपति को, जो ये होते हैं हमारे, यानी कि सीजीआई तो समझ आता है ना, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, मुख्य न्यायाधीश लिख देती, चलो मुख्य न्यायाधीश, ये तो पता है नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करते हैं। मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए, मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए कौन सलाह देता है, क्योंकि मैंने बताया था कि इसके लिए क्या होता है भाई, राष्ट्रपति की नज़र में क्या हो, कानून का जानकार हो। अब राष्ट्रपति को तो कानून की इतनी नॉलेज होती नहीं कि वो मुख्य न्यायाधीश को देख परख लें कि हाँ ये सही रहेंगे, है ना, वो क्या लॉ करके आए हैं, तो उनके लिए उन्हें कोई सलाह देने वाला होगा। तो कौन सलाह देता है, वो एक पर्टिकुलर टर्म है, फिर उस टर्म का भी आपको मीनिंग बताए, मीनिंग नहीं मतलब ये बताना है कि उसमें कितने जज होते हैं, ठीक है, वो बताना है। आर्टिकल 124 समझ आ गया। फिर आर्टिकल 125 में क्या था, वेतन है। अच्छा एक चीज़ और ही कन्फ्यूज़न होगा बच्चों को, कि पूछा भी था मुझसे
कि ये शपथ कौन दिलाता है, त्यागपत्र कौन किसको देंगे, ये सब दिमाग पे छाप लो, सब चीज़ें राष्ट्रपति एक साथ। सुप्रीम कोर्ट के जज का मैं बता रही हूँ, त्यागपत्र, पहले तो नियुक्ति, सबसे पहले तो नियुक्ति होगी, नियुक्ति हो, त्यागपत्र हो, शपथ हो, तीनों ही चीज़ें राष्ट्रपति। तीनों का आंसर क्या, राष्ट्रपति। नियुक्ति कौन करते हैं, राष्ट्रपति। त्यागपत्र किसको देना होता है, राष्ट्रपति को। शपथ कौन दिलाते हैं, राष्ट्रपति। ठीक है, अब इसमें दो चीज़ें हैं। देखो, अगर मुख्य न्यायाधीश है तो मुख्य न्यायाधीश को सलाह कौन देंगे, जो आपको बताना है ना, उसका आंसर मैं नहीं दे रही। लेकिन अगर अन्य जो 33 न्यायाधीश हैं उनकी नियुक्ति कौन करते हैं, वो भी राष्ट्रपति करते हैं, लेकिन उसके लिए सलाह देंगे मुख्य न्यायाधीश। ठीक है ना, चीफ जस्टिस। और वर्तमान में यानी कि प्रेजेंट में चीफ जस्टिस कौन है, ये आपको पता होना चाहिए, कमेंट करके बताना, मैंने बताया भी था शायद। आर्टिकल 124 समझ आ गया। 125 में है वेतन, 125 में वेतन मुख्य न्यायाधीश का होता है 2.8 यानी कि 2,80,000 और अन्य न्यायाधीश का होता है 2.5 लाख पर मंथ, 2.5 लाख पर मंथ ये होता है। और ये जो वेतन दिया जाता है ये संचित निधि से दिया जाता है। संचित निधि, संचित निधि मतलब कि गवर्नमेंट की जमा पूंजी यही होती है, संचित निधि, है ना, संचित निधि। 125 समझ आ गया, फटाफट रिवाइज कर लेते हैं बस। 126 आर्टिकल में क्या है, आर्टिकल 126 में फिर कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश, कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश। अब कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश कौन बनेगा भाई, न्यायाधीश नहीं होंगे तो जो बाकी के 33 हैं उनमें से कोई भी एक सीनियर को हम क्या बना देंगे, कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश बना देंगे, सिर्फ उसी टाइम के लिए, जब तक कि वो एब्सेंट है। उन्हें सारी फैसिलिटी उस टाइम के लिए वही मिलेंगी जो कि इनको मिल रही थी, क्योंकि उस पोजीशन पर आ गए। मेन तो फैसिलिटी किसको दी जाती है, उस कुर्सी को, उस पोजीशन को, तो उस पोजीशन पे जो भी है उसको मिलेगा। क्लियर। आर्टिकल 126। आर्टिकल 127 में क्या है, एडहोक यानी कि तदर्थ न्यायाधीश, एडहोक या कह सकते हैं तदर्थ न्यायाधीश। तदर्थ न्यायाधीश कब लाए जाते हैं, जब सुप्रीम कोर्ट में जजों की कमी हो जाए तो हाई कोर्ट से न्यायाधीशों को बुलवा लिया जाता है, ठीक है, कुछ वक्त के लिए। तो ये क्या है, इसके लिए क्या क्या होगा, देखो, नियुक्ति कौन करेंगे, राष्ट्रपति। किसकी सलाह पर, मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर। अनुमति किससे लेनी पड़ेगी भाई, परमिशन जहाँ से लेकर आ रहे हैं वहाँ से पूछना पड़ेगा ना, तो हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से क्या लेनी पड़ेगी, अनुमति लेनी पड़ेगी। ठीक। आर्टिकल 127। आर्टिकल 128 क्या कहता है, सेवानिवृत्त न्यायाधीश। अगर सपोज करो कि ये एडहोक ना मिले, भाई हाई कोर्ट में अपना बहुत काम होता है, वो तो कहेंगे अच्छा वो तो जैसे छुट्टियां मना रहे हैं वो तो चले गए, वो क्यों गए अपना काम छोड़ के, हम क्यों जाएं। तो ऐसे वक्त पे क्या होगा, फिर जो रिटायर्ड इतने एक्सपीरियंस जज बैठे हैं उनको यहाँ पे बुला लिया जाता है, तो सेवानिवृत्त को बुला लेंगे। आर्टिकल 128 तक ही हमने पढ़ा था। अब आर्टिकल 129 से स्टार्ट करते हैं, इसको तो मैं रेज ही कर देती हूँ। आर्टिकल 129 देखो, आर्टिकल 129 क्या कहता है, आर्टिकल 129 आर्टिकल इम्पोर्टेंट है। 129 आर्टिकल इम्पोर्टेंट है। 129 आर्टिकल कहता है कि सुप्रीम कोर्ट का हर फैसला अपने आप में क्या होगा, एक अभिलेख होगा, अपने आप में एक कानून का काम करेगा, ठीक है ना। सुप्रीम कोर्ट का प्रत्येक फैसला एक अभिलेख होगा। अभिलेख यानी कि जिसको मिटा नहीं सकते ना, अभिलेख होगा, या कह सकते हैं अपने आप में एक कानून होगा, अपने आप में एक कानून होगा। तो सोचो कितना ज़्यादा सोच समझकर फैसला सुनाना होता है सुप्रीम कोर्ट को। मतलब ये सोचो, देखो जैसे सपोज करो कि किसी ने मर्डर कर दिया, चलो तो बड़ा केस हो गया, मर्डर पर नहीं जा रहे हम, है ना, छोटे मोटे काम को लेते हैं। जैसे कि किसी के यहाँ पर डकैती हो गई या चोरी है, चोरी के कई सारे टाइप्स होते हैं कि डकैती अलग होती है, चोरी अलग होती है ना, ग्रुप में कई सारे लोग हैं। अब सपोज करो कि 3 लोग हैं और ये जो 3 लोग हैं, ये चोर हैं, इन्होंने चोरी कर दी, इन्होंने क्या की, चोरी की।
है ना। अब चोरी में हम सोचते हैं चलो कि बैंक लूट लिया इन्होंने बैंक लूट लिया, अभी तीनों पकड़े गए, इनको सुप्रीम कोर्ट ने सज़ा सुनाई, 20 साल की, है ना, 20 साल की सज़ा सुना दी। अब अगर आगे कोई भी इस टाइप का केस होता है ना, सिमिलर हो, सेम केस हो, तो 20 साल की ही सज़ा होगी। अब ये नहीं कह सकते कि बाद में आप 15 साल की कर दो या फिर उनको कुछ रियायत दे दो या ज़्यादा सज़ा दे दो, नहीं हो सकता। एक बार जो सुप्रीम कोर्ट ने जिस चीज़ के लिए फैसला सुना दिया वही होगा। एक सेकेंड। तो समझ आ गया। तो वो ही क्या होगा, वो एक अभिलेख हो गया। आपने अभिलेख तो पढ़े होंगे हिस्ट्री में, मैंने आपको बहुत सारे पढ़ाए, अशोक के अभिलेख, शिलालेख सब, है ना। तो अभिलेख यानी कि पत्थर की लकीर कह सकते हैं, पत्थर पर लकीर ही तो होती है अभिलेख, एक पत्थर की लकीर होगी। तो बाद में आप ये नहीं कर सकते कि आपने उसके लिए कुछ और फिर बाद में फैसला सुना दिया हो। यानी कि अगर कोई ऐसा केस आता है, ये इजी बनाने के लिए है, किसी भी केस को इजी बनाने के लिए, जल्दी से ख़त्म करने के लिए। जैसे वकीलों के पास क्या होता है, बहुत सारी, मतलब एक एक जो केस सॉल्व होता है उसकी पूरी एक बुक हो जाती है, इतनी सारी धाराएं कि ये हुआ, पूरी एक बुक। तो जो वकील होते हैं उनके पास आपने देखा होगा इतनी सारी बुक्स रखी रहती हैं पीछे, तो सारे सुप्रीम कोर्ट के फैसले के लिए होती हैं वो, कि इस टाइम पे, इस सन में, इस केस ये था, सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला सुनाया, क्योंकि उनसे आगे फिर हेल्प मिलती है कि अच्छा ऐसा हो सकता है ना। तो अगर कोई ऐसा केस आता है तो वे वकील फिर याद दिलाएंगे कि याद करिए उस टाइम पे ये केस आया था और वहाँ तब ये जज वो थे, उन्होंने ये फैसला सुनाया था। तो ऐसा होता है, समझ गए। आर्टिकल 129 क्या कहता है कि सुप्रीम कोर्ट का हर फैसला क्या होगा, अपने आप में एक कानून होगा, ठीक है। आर्टिकल 130 कहता है कि सुप्रीम कोर्ट का स्थान का मतलब कि देखो सुप्रीम कोर्ट कहाँ है, दिल्ली में है सुप्रीम कोर्ट, यानी कि उच्चतम न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय कहते हैं। सर्वोच्च न्यायालय कहाँ है, दिल्ली में है। लेकिन फ्यूचर में अगर चाहे तो इसकी कोई एक ब्रांच, जिसे हम खंडपीठ कहते हैं, ना कोर्ट की ब्रांच को खंडपीठ। तो जो खंडपीठ है, जैसे कि हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट हमारा हर स्टेट में हाई कोर्ट होता है। ऐसे भी होता है कि 2 स्टेट का, जो छोटे छोटे स्टेट है तो 2 स्टेट का एक ही हाई कोर्ट हो जाता है। यूपी में जो हाई कोर्ट है कहाँ, इलाहाबाद में, इलाहाबाद हाई कोर्ट। भले ही नाम प्रयागराज होगा लेकिन हाई कोर्ट का नाम इलाहाबाद हाई कोर्ट ही है। जो यूपी में इलाहाबाद हाई कोर्ट है, अब इसकी एक ब्रांच है, उसे हम खंडपीठ कहते हैं। ब्रांच कहाँ पे, लखनऊ में, क्योंकि यूपी इतना बड़ा है, इतनी सारी पॉपुलेशन है ना, 22 करोड़ अकेले यूपी की पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड है। तो यहाँ पे इसकी एक ब्रांच की ज़रूरत हुई, तो इसकी एक ब्रांच खोल दी कहाँ, लखनऊ में। इसी तरह से अगर कभी फ्यूचर में ज़रूरत पड़ेगी तो सुप्रीम कोर्ट की भी ब्रांच खोली जा सकती है आर्टिकल 130 से, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट का स्थान, ये कह सकते हैं, इसको ऐसे लिख लेते हैं पूरा, कि सुप्रीम कोर्ट की खंडपीठ बनाई जा सकती है या खोली जा सकती है। अपने तरीके से थोड़ा अच्छा करके लिख लेना, लेकिन ये किससे होगा, ये मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर होगा। ऐसा मुख्य न्यायाधीश अगर कहें, पर मेरे हिसाब से तो हो जाना चाहिए, क्योंकि अगर इसकी एक और कहीं ब्रांच होती, सबको देखो नॉर्थ में है भाई, सुप्रीम कोर्ट नॉर्थ में, दिल्ली में, तो कितना बड़ा एरिया हमारे साउथ का, वो क्या लोग आते होंगे सुप्रीम कोर्ट में, कुछ ज़्यादा जिनके पास पैसा है या फिर ज़्यादा जिनको कोई बड़ा केस है वो आते होंगे। अब आर्टिकल 32 तो पता है, आर्टिकल 32 में हम हमारे मौलिक अधिकार के लिए हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, तो क्या वो कभी आएंगे हो ही नहीं सकता। तो ऐसा होना चाहिए कि आर्टिकल 130 का यूज़ किया जाए, आर्टिकल 130 का यूज़ किया जाए, और एक साउथ में भी कोई हो सुप्रीम कोर्ट, ठीक है ना, साउथ में भी कुछ होना चाहिए। आर्टिकल 130 समझ आ गया। आर्टिकल 131 कहता है सुप्रीम कोर्ट का मूल अधिकार, प्रारंभिक या मूल अधिकार, सुप्रीम कोर्ट का प्रारंभिक या मूल अधिकार, यानी कि सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट को क्या करना है। आर्टिकल 131 सुप्रीम कोर्ट का
प्रारंभिक या फिर मूल अधिकार। ठीक है, इसका मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट जो केस लेगा, सुप्रीम कोर्ट के पास जो डायरेक्ट केस जाते हैं, देखो आपको आर्टिकल 71 याद होगा। आर्टिकल 71 क्या कहता है? आर्टिकल 71 कहता है कि अगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी कोई विवाद होता है, यानी कि उनके इलेक्शन में कुछ भी विवाद होता है, तो वो केस सीधा कहाँ जाएगा? सुप्रीम कोर्ट सुलझाएगी। ठीक है, वैसे ही और केस हैं। तो बाकी का जिक्र कहाँ? आर्टिकल 131 में है। इसके अलावा कोई भी डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकता, है ना। आर्टिकल 71 पढ़ा आपने। आर्टिकल 32 में मौलिक अधिकार को लेकर हम जा सकते हैं, फंडामेंटल राइट्स को लेकर जा सकते हैं। तो इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट को क्या कहा जाता है? मौलिक अधिकारों का रक्षक। मौलिक अधिकारों का रक्षक किसे कहते हैं? सर्वोच्च न्यायालय को। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, लिख लेना चाहिए नोट करके ना। तो आर्टिकल 32 और आर्टिकल 71 से आपने कुछ केसेस पढ़े कि हम इन केसेस में सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, लेकिन बाकी केसेस देखते हैं अब हम जो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। तो एक तो अगर क्या हो जाए, ये वाला नहीं, देखो अगर राज्य और राज्य के बीच क्या हो जाए? विवाद हो जाए। राज्य और राज्य के बीच क्या हो जाए? विवाद हो जाए। यानी कि एक स्टेट और एक स्टेट के बीच कोई भी झगड़ा हो जाता है, तो उस कहाँ सुलझाया जाएगा? सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है, जैसे कि जैसे सीमा के ऊपर हो सकता है, बॉर्डर के लिए के हो सकता है, या फिर नदी के लिए हो सकता है। नदी का पानी, भाई एक नदी है, वो तो नेचुरल चीज़ है, उसमें तो कुछ ऐसा ही नहीं कि नहीं मैं यूपी की नदी में यूपी में ही रहूँगी, है ना, मैं हरियाणा नहीं जाऊँगी, मैं पंजाब नहीं जाऊँगी, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो ये हो सकता है कि कोई नदी सपोज यूपी से निकल के हरियाणा की तरफ जा रही है, अब यूपी ने उसका पानी रोक लिया तो उनमें झगड़ा होगा। तो इस तरह का कोई भी अगर दो स्टेट के भी झगड़ा हो गया ना, तो दो स्टेट के बीच कोई झगड़ा होता है, कोई विवाद होता है, तो वो सीधे कहाँ जाएगा? सुप्रीम कोर्ट में सॉल्व होगा। या फिर ऐसे भी तो हो सकता है कि किसी राज्य का झगड़ा हो जाए केंद्र सरकार से, सेंट्रल गवर्नमेंट से, किसी स्टेट का झगड़ा हो जाए सेंट्रल गवर्नमेंट से। अब ये कैसे हो सकता है? देखो, जैसे भाई जो भी रूल संसद बनाती है वो पूरे भारत को मान्य होते हैं, क्योंकि संसद में क्या, हमारी संप्रभुता है, हमारी सोवरेनिटी है। क्लियर? अब संसद ने कोई रूल बनाया और कोई स्टेट से मानने के लिए तैयार नहीं, कि हम तो नहीं कर रहे भाई, हमारे यहाँ नहीं, हम तो नहीं करने के, ये हम यहाँ पे ये फॉलो नहीं कराएंगे। या फिर आगे आप पढ़ोगे, जैसे कोई इंटरनेशनल वो होती है ना, आपने आर्टिकल 4 भी पढ़ा, आर्टिकल 3 में भी है कि कोई भी इंटरनेशनल संधि होती है, अगर कि सपोज़ कोई पावर प्लांट बना रहा है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास अपनी ज़मीन तो होती नहीं, किसी न किसी स्टेट में वो करेगी ना। भाई भारत की जो सीमा है, भारत की सीमा के अंदर कहीं भी उसको कुछ प्लांट बनाना है, पावर प्लांट बनाना है, तो कोई ना कोई स्टेट की ज़मीन होगी। अब वो कहे कि नहीं हम तो नहीं यहाँ पे बना रहे, तो होगी नहीं सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में झगड़ा, तो वो केस कहाँ जाएंगे? सीधे सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। या ऐसा हो सकता है कि कुछ राज्य तो एक तरफ हो जाए और सेंट्रल गवर्नमेंट हो, और सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ कुछ राज्य भी इसके सपोर्ट में हो, ऐसा भी हो सकता है ना। ये एक राज्य हो सकते हैं या फिर 2-3 राज्य, कुछ राज्य एक तरफ, कुछ स्टेट एक तरफ, कुछ स्टेट एक तरफ, यानी कि राज्य और राज्य के बीच का झगड़ा होगा। या फिर ऐसा हो सकता है कि राज्य और केंद्र सरकार यानी स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच झगड़ा हो। या ऐसा हो सकता है कि स्टेट गवर्नमेंट हो और सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ कुछ स्टेट हो, तो उनके बीच झगड़ा होगा। यानी कि इन सब का बीच जो विवाद होगा सीधे कहाँ जाएगा? वो सुप्रीम कोर्ट जाएगा, सीधे सुप्रीम कोर्ट जाएगा। और आर्टिकल 71 के तहत राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनावी संबंधी विवाद जाएगा सुप्रीम कोर्ट। आर्टिकल 32 के तहत मौलिक अधिकार से संबंधित विवाद कहाँ जाएगा? सुप्रीम कोर्ट जाएगा। बात क्लियर? बाकी के लिए हम आगे पढ़ेंगे और सारे केसेस कैसे जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट, है ना, उसके लिए अपील करनी पड़ती है। आर्टिकल 131 में कोई दिक्कत नहीं, चले आर्टिकल 132 पे। बाकी के केसों के लिए आर्टिकल 132 है। आर्टिकल 132 कहता है सुप्रीम कोर्ट में अपील का अधिकार।
सुप्रीम कोर्ट में अपील का अधिकार, है ना, सुप्रीम कोर्ट में अपील का अधिकार। अब सुप्रीम कोर्ट में अपील, देखो ये तो आपको समझ आ गया कि कौन कौन से केस डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट ही जाएंगे, कौन कौन से केस डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट ही जाएंगे। लेकिन बाकी भाई केस तो बहुत होते हैं सुप्रीम कोर्ट के लिए, है ना, बहुत केस, जैसे बाबरी मस्जिद का सुप्रीम कोर्ट ने सुलझाया। अब उसमें कहीं लिखा ना वो स्टेट गवर्नमेंट का झगड़ा, स्टेट का ही उसका झगड़ा था, क्या वो उपराष्ट्रपति का था, है ना, तो उसके लिए क्या होता है, अपील करनी पड़ती है सुप्रीम कोर्ट। देखो जैसे कोई केस होगा, सबसे पहले अगर कोई छोटा मोटा केस है वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाएगा, है ना, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में गया, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया, है ना, लेकिन आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के फैसले से आप क्या हो, खुश नहीं हो, तो आप कहाँ जाओगे, फिर हाई कोर्ट में जाओगे, है ना। हाई कोर्ट ने भी केस निपटा दिया, फैसला सुना दिया, हाई कोर्ट से ख़त्म। लेकिन हाई कोर्ट के फैसले से भी आप खुश नहीं हैं, तब आप कहाँ जाओगे, सुप्रीम कोर्ट जाओगे, तब सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। तो क्या ऐसा हो सकता है कभी कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से सीधा सुप्रीम कोर्ट? ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। अब दूसरी कंडीशन कि ये तो समझ गए कि हम स्टेप बाय स्टेप जा सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप जा सकते हैं, या ऐसा हो कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अपील ना करके हाई कोर्ट में सीधे जा सकते हैं। हाई यानी कि सुप्रीम कोर्ट में जो भी केस आएगा वो हाई कोर्ट से ही आएगा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से नहीं आता, डायरेक्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से नहीं, ठीक है। अब ये सोचो कोई छोटा मोटा केस है, बहुत छोटा मोटा, जैसे होते नहीं गाँवों में भी होते हैं, और उसमें भी होता है कि भैया मेरे दरवाजे पे तूने कूड़ा डाल दिया और औरतों में लड़ाइयाँ हो जाएंगी, क्या नाले में इतना कूड़ा पड़ा, दरवाजे का कूड़ा डाल दिया, ये कर दिया वो कर दिया, फिर लड़ाई बढ़ते 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 तुमने मार पिटाई हो गई, तो किसी ने रिपोर्ट लिखा दी, उसके लिए केस चल गया, तो वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में निपट जाएगा। अब वो वहाँ पे खुश ना, वो हाई कोर्ट चले जाएं, तो क्या हाई कोर्ट ऐसे केस को लेगी? तो इसके लिए होता है क्या, एडमिट सूट। यहाँ पे है ना, ये जो ये वाली जगह है, हाई कोर्ट में जाने से पहले क्या होगा, एक जज होगा, वो बिठाएगा, पूछेगा क्या क्या है ना, क्या क्या केस है आपका। अगर उनको लगेगा कि हाँ हाई कोर्ट के लायक है ना, वाकई में इसमें कुछ ना बड़ा केस है, थोड़ा हाई कोर्ट के लायक है, तो उसको हाई कोर्ट में क्या करेंगे, एडमिट करेंगे। तो इसको क्या कहते हैं, एडमिट सूट। एडमिट सूट आपको कराना पड़ेगा, तब हाई कोर्ट में जा सकते हैं। तो ऐसे केस को क्या हाई कोर्ट में लेंगे? ऐसे भी हो जाता है कि किसी का कुत्ते को मार दिया किसी ने, कुत्ते की टांग तोड़ दी, फिर उनमें जो कुत्ते का मालिक था और उस फैमिली में उनमें लड़ाइयाँ हो गई, तो ऐसे केस क्या हाई कोर्ट के लायक है? नॉर्मली मारपीट होती रहती है। अब सेम यही चीज़ है, यही कंडीशन है, जो केस हाई कोर्ट से आया है, अब हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में जाना है, तो सुप्रीम कोर्ट में जाने से पहले भी क्या होगा, एक जज होंगे, नॉर्मल क्वेश्चंस वगैरह पूछेंगे, तो वहाँ पे भी क्या कराना पड़ेगा, एडमिट सूट कराना पड़ेगा, तब आप जा सकते हो सुप्रीम कोर्ट। वही चेक करेंगे कि हाँ सुप्रीम कोर्ट के लायक है ये या नहीं है। जैसे बड़े बड़े केस होते हैं, जैसे कोई होता है ना कि जैसे कोई रेप केस है ना, ये बड़े बड़े केस हैं, कोई मर्डर केस है ना, तो इस तरह के केस, या कोई बहुत बड़ी रॉबरी है, तो वो सब सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, वो है इसके लायक। क्लियर? तो ये क्या है, सुप्रीम कोर्ट में अपील का अधिकार, सुप्रीम कोर्ट में अपील का अधिकार है। बाकी केस इस तरह से जाएंगे। आर्टिकल 132 में कोई दिक्कत नहीं, आगे चलें। आर्टिकल 132 में किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है ना? अगर कुछ भी हो तो क्या कर देना, कमेंट कर देना। आर्टिकल 132 के बाद हम सीधे चलेंगे आर्टिकल 137, आर्टिकल 137 पर। आर्टिकल 137 आर्टिकल 137 कहता है कि सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट का न्यायिक पुनरावलोकन, यानी कि कह सकते हैं इसको जुडिशियल रीजस्टिफिकेशन, जुडिशियल रीजस्टिफिकेशन। ठीक है, इसका मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट चाहे तो अपने फैसले को बदल सकती है आगे जाके। जैसे सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया है ना, फिर अगर कोई सेम केस आता है ऐसा या उसी तरीके का, तो सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकती है कि अपने फैसले को बदल सकती है ना। सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला बदल सकती है, सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला
बदल सकती है, सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला बदल सकती है, सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला बदल सकती है। तो इसके लिए जैसे इसके लिए एग्जाम्पल है, जैसे कि प्रस्तावना का एग्जाम्पल ये है, इसमें आपने नाम भी सुनोगे, केशवानंद भारती का नाम सुना होगा, चंपकम दोराईराजन का नाम सुना होगा, बेरूबरी का नाम सुना होगा। तो ये केस के नाम होते हैं जो कभी इतिहास जिनसे हमारे संविधान में कोई चेंज आया है, जिन केस की वजह से, या फिर कोई बहुत बड़े जो केस थे वो उनका मतलब जो उस केस में इन्वॉल्व थे उन्हीं के नाम से वो केस फेमस हो जाते हैं। जब आप उसके दोगे ना SI का एग्ज़ाम, SI के लिए दोगे है ना, UPSI के लिए, तो उसमें आपको ये सारे केस स्टडी करनी पड़ेंगे, सब पढ़ना पड़ेगा कि इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला सुनाया था। ठीक है, तो उसी तरह से एक केस था चंपकम दोराईराजन, एक तो था चंपकम दोराईराजन, दूसरा था बेरूबरी। ठीक है, ये दोनों ही केस आए थे 1960 में। इन दोनों ही केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि प्रस्तावना को संविधान का भाग नहीं माना, प्रस्तावना को संविधान का भाग मानने से इनकार कर दिया। ठीक है, प्रस्तावना को संविधान का भाग नहीं माना। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया। लेकिन उसके बाद 1973 में एक और केस आया, वो उस केस का नाम था केशवानंद भारती। वो कौन थे? केशवानंद भारती थे। अब केशवानंद भारती ने उसी बात को बहुत अच्छे समझाया, तो उन्होंने कहा, ये क्या कर दिया मैंने, ये कैसे हटेगा रे, देखो केशवानंद भारती ने कहा कि देखो महाराज, आपने सुप्रीम कोर्ट, आपने क्या किया, प्रस्तावना को संविधान का भाग नहीं माना। एक मिनट लिखने दो मुझे, केशवानंद भारती है ना, ये कब आया? 1973 में आया। तो थोड़ा सा ये हो सकता है कि इसमें कुछ मिस्टेक हो, है ना, इस चंपकम दोराईराजन या फिर बेरूबरी, इन केस में सुप्रीम कोर्ट ने उस चीज़ को ना उस तरीके से ना सोचा हो। लेकिन केशवानंद भारती जो मामला था, ये हो सकता है कि इसमें इन्होंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हो, तो सब उनको सुप्रीम कोर्ट को लगा हो कि हाँ भाई इस बात तो सही है ना, हमें कुछ करना चाहिए। तो केशवानंद भारती मामले में क्या हुआ, प्रस्तावना को संविधान का भाग मान लिया गया। प्रस्तावना क्या है? संविधान का भाग है, और भाग ही नहीं, संविधान की आत्मा कहा। सोचो, या तो उसको भाग ही नहीं मानने थे, पार्टी नहीं मानी, संविधान का पार्ट नहीं है, अलग चीज़ है। अब क्या हुआ, अब क्या कहा? संविधान की आत्मा कहा। ठीक है, तो केशवानंद भारती, प्रस्तावना भी देखो, प्रस्तावना जो है पूरे संविधान की एक निचोड़ है, यानी कि आप ये कह सकते हैं कि संविधान के अंदर प्रस्तावना नहीं है, प्रस्तावना के अंदर पूरा संविधान है ना। तो इस वजह से क्या हुआ, यहाँ पर प्रस्तावना को संविधान का भाग मान लिया गया, प्रस्तावना को संविधान। तो यहाँ पे बताओ, फैसला बदल दिया नहीं बदल दिया? संविधान का भाग माना। और साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि देखो, वो जो संसद है, संसद संशोधन कर सकती है। भाई प्रस्तावना में संशोधन हुआ भी है, एक ही संशोधन हुआ है, तो संशोधन कर सकती है, लेकिन इससे क्या हो, इससे संविधान का मूल ढांचा नहीं बिगड़ना चाहिए। यानी कि जिस तरह से संविधान था, उसका जो मूल ढांचा है, उसको जो कैसा कह सकते हैं कि बेसिक स्ट्रक्चर है, वो चेंज नहीं होना चाहिए। लेकिन क्या कर सकते हैं, उसमें संशोधन, क्या कहेंगे उसको, अमेंडमेंट कर सकते हैं, संशोधन कर सकते हैं, लेकिन मूल ढांचा नहीं चेंज होना चाहिए। इसी वजह से मैंने आपको बताया था कि जितने भी संशोधन हैं, जितने भी संविधान में संशोधन किए गए हैं, वो ABCD करके जुड़ते हैं। ABCD, या कह सकते हो कि कैक है गया। ऐसा क्यों? इसी वजह से, अगर वो सोचो, क्योंकि जो हमारा मूल संविधान था, मूल संविधान में आर्टिकल कितने थे? 395 थे, आर्टिकल 395 थे। आज भी 395 ही हैं,
बाकी के कै खे गए करके जोड़े गए। अगर सोचो आगे इनके नंबर्स बढ़ाते तो मूल ढांचा खराब होता नहीं होता, स्ट्रक्चर संविधान का चेंज हो जाता। बात समझ आएगी। तो ये एग्जाम्पल था कि देखो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, अपने फैसले को चेंज किया। ये केस भी याद रखना, ये केस भी पूछे जाते हैं और ज़्यादा तो एसआई वगैरह में पूछे जाएंगे। तो किस केस में कहा था, केशवानंद भारती केस में प्रस्तावना को संविधान का भाग कहा गया था। ठीक है। और इससे पहले वाले में चंपकम दोयराजन आया, बेरूबरी आया, इसमें प्रस्तावना को संविधान का भाग नहीं माना गया। तो आर्टिकल 137 समझ आ गया। 132 के बाद सीधा 137। ठीक है। इसके बाद आर्टिकल 139। आर्टिकल 139 वैसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये है कि देखो आर्टिकल 32 में जो रिट है, जो आर्टिकल 32 में जो 5 तरह की रिट है, वो सिर्फ और सिर्फ किसके लिए है, फंडामेंटल राइट्स के लिए। लेकिन जो और केसेस होते हैं, और केस के लिए भी तो सुप्रीम कोर्ट रिट निकालता है। तो बाकी के चीज़ों के लिए रिट किस हिसाब से, कौन सा आर्टिकल की वजह से, आर्टिकल 139। आर्टिकल 139 के तहत क्या हो सकता है कि मूल अधिकार से अलग किसी भी मामले पर सुप्रीम कोर्ट रिट जारी कर सकते हैं, है ना। मूल अधिकार से अलग किसी भी मामले पर सुप्रीम कोर्ट रिट जारी कर सकता है। रिट जारी ठीक। आर्टिकल 139, इसमें कोई किसी को दिक्कत हो तो बताना। ठीक है, एक बार इसको देख लो। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे आर्टिकल 141 और 143। 143 आर्टिकल मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 141 कहता है, देखो सुप्रीम कोर्ट ने जो भी आदेश दिया, सुप्रीम कोर्ट का आदेश पूरा भारत मानने के लिए बाध्य है। पूरे भारत का प्रत्येक न्यायालय, यानी कि एवरी कोर्ट ऑफ इंडिया, तो पूरे भारत के जितने भी कोर्ट हैं, पूरे भारत की जितनी भी जनता है, सब के सब सुप्रीम कोर्ट का आदेश मानने के लिए क्या है, बाध्य हैं, यानी कि कंपलसरी मानना ही पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट का आदेश पूरा भारत मानने के लिए बाध्य है। ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं। आर्टिकल 141 में अब आर्टिकल देखो, आर्टिकल 143, आर्टिकल 143, इसको आप लिख सकते हो, मोस्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल है। आर्टिकल 143 बहुत बार पूछा जाता है। ये आर्टिकल कहता है कि राष्ट्रपति चाहें तो किसी भी मामले पर, या कुछ भी कोर्ट का मामला हो, कुछ भी इसमें भी न्याय की या फिर जुडिशियल कोई बात हो, तो किसी मामले पर राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकते हैं। तो किस वजह से, आर्टिकल 143 के हिसाब से राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं, राष्ट्रपति सलाह ले सकते हैं किससे, सुप्रीम कोर्ट से। अब सुप्रीम कोर्ट में सलाह कौन देगा भाई, मुख्य न्यायाधीश ही तो देगा। तो ये कह सकते हैं कि मुख्य न्यायाधीश से सलाह ले सकते हैं, मुख्य न्यायाधीश से सलाह ले सकते हैं। अब इसमें दो चीज़ें देखो, ले सकते हैं, समझ रहे हो ना, कंपलसरी नहीं है कि हमेशा ही राष्ट्रपति क्या लेंगे, सलाह लेंगे हर बात पे कि भाई तुम बताओ क्या करना है, बताना चाहिए सुप्रीम, उसे बुलाओ मुख्य न्यायाधीश को क्या करना है। नहीं, जब भाई इनको लगेगा कि हाँ सलाह ले सकते हैं इस चीज़ में, जैसे कि बाबरी मस्जिद वाला केस था, थोड़ा सा वो था सेंसिटिव मामला, तो उसमें सबकी उसकी ज़रूरत थी, तो सलाह ले सकते हैं। लेकिन दूसरी कंडीशन ये है, अब कोई अगर इन्होंने, राष्ट्रपति ने मुख्य न्यायाधीश से, चीफ जस्टिस से सलाह मांगी है, तो क्या ये भी सलाह देंगे, हमेशा ही देंगे? नहीं, मुख्य न्यायाधीश सलाह देने के लिए बाध्य नहीं है। ऐसा नहीं है कि भैया इन्होंने सलाह मांगी तो मैं दूँ जरूर, नहीं, मुख्य न्यायाधीश क्या है, सलाह देने के लिए बाध्य नहीं है। ये क्या है, ये बाध्य नहीं है, बाध्य नहीं है। अब क्यों नहीं है ये समझो, ये इसलिए नहीं है
कि देखो वो तो राष्ट्रपति हैं, उनका तो कोई कुछ बिगड़ेगा नहीं। अब सपोज कोई ऐसा केस है, कोई सेंसिटिव केस है, अब उसमें इन्होंने कुछ कर दिया, फिर उसका नेगेटिव वो आया इफेक्ट, बाद में इन्होंने सलाह दी, इन्होंने मान ली, लेकिन उसका जो रिजल्ट आया वो नेगेटिव आया, तो ये तो कह देंगे भाई इसने कहा था मैंने कि ऐसा ऐसा कर लो। तो जब इनको लगेगा कि हाँ भाई ये बात ठीक है, मैं सलाह दे सकता हूँ, ठीक, तो सलाह देंगे। अगर इनको नहीं लगेगा कि नहीं मेरे पास ऐसा कोई नहीं, आपकी जो मर्जी वो इस तरह से करो, मेरे पास कोई नहीं है बात ऐसी, ठीक है, जैसे आपकी मर्जी वैसा करो, तो ऐसा भी कर सकते हैं। ना तो इनके लिए ज़रूरी है कि ये हर मैटर पे ही पूछेंगे, और ना ही इनके लिए ज़रूरी है कि ये पूछते हैं तो इनको बताना ही पड़ेगा। समझ आएगी। लेकिन एक लाइन है पूरी कि राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांग सकते हैं, किसके तहत? आर्टिकल 143 के तहत। बहुत पूछा जाता है। क्लियर? आर्टिकल 143। इसमें से किसी को कोई दिक्कत तो नहीं? आर्टिकल 143। हेलो, ठीक है, तो यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत तो नहीं? तो यहाँ तक हमने पूरा का पूरा किसका पढ़ लिया, पूरा सुप्रीम कोर्ट का हमने कंप्लीट कर लिया। ठीक है, अब बाकी जो बचता है आर्टिकल 148 से हम स्टार्ट करेंगे। आर्टिकल 148 से हम स्टार्ट करेंगे और इसमें है CAG, कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। CAG के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो थैंक यू। सेशन को लाइक और शेयर कर देना। आपका जो भी क्वेरी हो, जो भी आपको प्रॉब्लम हो, जो आपको समझ ना आए, उसके लिए कमेंट करना। ठीक है, थैंक यू दोस्तों, फिर मिलते हैं। टेक केयर, पढ़ते रहें। ऑल द बेस्ट।